हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है सोनू वर्मा डॉट एजुकेशन चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईटी चैप्टर क्लास 9th के लिए। तो जिन भी बच्चों को आईटी सब्जेक्ट पढ़ने में समस्याएं आती हैं या वो किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आईटी पढ़ने में, तो इस चैनल के थ्रू वो काफ़ी मदद पा पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर आईटी बुक की। इसका नाम है आईटी या आईटीईएस इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हमारे पास सेशन 1 है और इस सेशन 1 को हम देखेंगे जिसका नाम है व्हाट इज़ आईटी या आईटीईएस इंडस्ट्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सीधा सीधा मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़, एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। जैसे आज के समय पर हम बहुत सारी चीज़ों को कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड द इंटरनेट। हर जगह पर हम कंप्यूटर की मदद से, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद लेकर चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं और अपने काम को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है आईटी की। चलो आगे चलते हैं फिर। IT has found applications in all fields। तो हर जगह पर हमें आईटी की एप्लीकेशंस देखने को मिलती है, चाहे वो लाइफ के हर स्फेयर क्यों ना हो, एंटरटेनमेंट क्यों ना हो, एजुकेशन से लेकर हेल्थ तक और कम्युनिकेशन तक, हर जगह पर हमें आईटी देखने को मिल रहा है। क्योंकि आईटी की मदद से चीज़ें फास्ट होती जा रही हैं, चीज़ें आसान होती जा रही हैं, लोगों को समझना उसे ईजी होता जा रहा है। तो हमारे पास अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, व्हाट इज़ ITES। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फेमस भी रहता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी फाइंड करेंगे कि इस क्लास के अंदर आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर मिलेगा। तो ITES का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। मतलब ऐसी सर्विसेज जहाँ पर आईटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आईटी टूल्स आर यूज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी। तो आईटी टूल्स की मदद से हम इम्प्रूव कर रहे हैं चीज़ों की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को इनपुट दें और इनपुट से हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो इनपुट हम कम से कम दें और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जब हमें मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आईटी टूल्स की मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट वे के अंदर अपने रेगुलर ऑपरेशंस को कर रहे हैं, और ये संभव हो पाया है आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की वजह से। तो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज इज़ कॉल्ड ITES इंडस्ट्री। तो ऐसी इंडस्ट्री जो हमें आईटी इनेबल्ड सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं वो कहलाती हैं ITES इंडस्ट्रीज। चलो अब हम देखेंगे कि आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, कुछ ऐसी सर्विसेज जहाँ पर हमें आईटी देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है कॉल सेंटर्स। आप सभी जानते होंगे कॉल सेंटर्स मतलब क्या होता है। कॉल सेंटर मतलब होता है एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन जो हमें कॉलिंग का, कस्टमर इंटरेक्शन का और इस तरह के बहुत सारे सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट इज़ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। आज के टाइम पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा आसान होती जा रही हैं, क्योंकि आईटी की मदद से हम अलग अलग पेशेंट्स के रिकॉर्ड बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर आसानी से जान सकता है कि किस पेशेंट को हमने कितने ज़्यादा तरह के प्रिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड कराए हैं। नेक्स्ट है GIS मैपिंग। GIS मैपिंग क्या होता है? आजकल हम चीज़ों के नक्शे बना रहे हैं या फिर हमें किसी तरह की कोई इमेजिंग करनी है, तो वहाँ पर हम GIS मैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डाटा सेंटर्स। डाटा सेंटर्स क्या होते हैं? सभी संस्थाएं अपने कस्टमर्स का, अपने लोगों का रिकॉर्ड्स मेंटेन करती हैं, और रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए उनको कोई ना कोई ऐसा सोर्स चाहिए जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमारे पास होते हैं डाटा सेंटर्स। नेक्स्ट इज़ पोर्टल। अब पोर्टल्स का मतलब जैसे तुम समझो कि अगर तुमने कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम भरना है तो उसके लिए तुम्हें एक पोर्टल चाहिए, मतलब एक विंडो जहाँ से तुम अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सको। जस्ट एज सिमिलर हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, वाटर बिल भरते हैं, या फिर हमें और भी कुछ चीज़ जाननी है तो हम पोर्टल्स की मदद से आराम से जान पाएंगे। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग।
अब इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है? आज के टाइम पर हम नोटिस करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो नोटिफिकेशंस के थ्रू हमारे को बहुत सारी न्यूज़ अपडेट्स में मिलती रहती हैं, और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग होती है। बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जो हमारे पास मोबाइल के मीडियम से आती हैं, तो ये सब कहलाती हैं इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। जैसे न्यूज़ पर देखते हैं, न्यूज़ पर भी बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जो प्रिंटेड फॉर्म में आती हैं, ये कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। नेक्स्ट इज़ ERP, और ERP का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो कंपनियां हैं, वो अपने रिसोर्स को प्लान कर रही हैं। नेक्स्ट इज़ नॉलेज मैनेजमेंट एंड आर्चीविंग। नॉलेज मैनेजमेंट आर्चीविंग। नॉलेज मैनेजमेंट आर्चीविंग का मतलब है सीधा सीधा हम अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, मैनेज करने के लिए, या फिर चीज़ों को प्राप्त करने के लिए IT की मदद लें। चलो अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग को समझने के लिए हम एक बहुत इजी सा सिंपल सा एक डायग्राम बनाया मैंने, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक कंपनी है हमारे पास, और इस कंपनी को हम कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी से अपना काम करवाएगी। जस्ट मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कंपनी जो है, ये कंपनी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो टेलीविज़न्स बनाती है। अब ये टेलीविज़न बनाने वाली जो सैमसंग कंपनी है, इसको ज़रूरत पड़ती है कि वो अपने कस्टमर्स का इंटरेक्ट कराने के लिए, वो अपने कस्टमर्स को डील करने के लिए, अपने कॉलिंग सपोर्ट्स को डील करने के लिए एक दूसरी कंपनी चाहता है, जो एक थर्ड पार्टी कंपनी हो, एक थर्ड कंपनी हो, जो उनको प्रोवाइड करने वाली सारी कॉलिंग सपोर्ट्स उनको प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पर जो BPOs होते हैं, BPO एक तरह की थर्ड पार्टी कंपनी है जो किसी कोर कंपनी को उसके एडिशनल, मतलब कि को हम सोच सकते हैं कि उसको सब्सिडरी हेल्प प्रोवाइड करे। मतलब ऐसे जैसे कॉलिंग्स हो गई, या फिर उसकी किसी तरह की कोई एडिशनल वर्क को आसान करने के लिए आउटसोर्स करे। यहाँ पे आउटसोर्स का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर अप्रोच करना, एक कंपनी का दूसरी कंपनी में अपने प्रोसेस को पूरा करवाने के लिए अप्रोच करना कहलाता है आउटसोर्सिंग। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, जिस कंपनी ने अपना काम आसान करवाना है, और BPO जो बिजनेस प्रोसेस को आउटसोर्स कर रहा है, जस्ट लाइक इन्फोसिस क्या कर रहा है, सैमसंग कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है BPO एंड कॉल सेंटर्स। मतलब उसके बैकएंड्स काम को देखेगा और उसके कॉलिंग सपोर्ट्स को देखेगा ये। तो आई होप सबको समझ में आया होगा ये प्रोसेस, कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से अपनी मदद लेती है किसी तरह की, तो मदद देने वाली कंपनी कहलाती है BPO, या फिर थर्ड पार्टी जिसको हम आउटसोर्सिंग बोलेंगे, और जो कंपनी मदद ले रही है वो कहलाती है कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। चलो अब यहाँ पे हम इसकी थ्योरीज देख लेते हैं एक बार। इट इज़ अ बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग अनदर कंपनी। मतलब एक तरह की बिजनेस प्रैक्टिस है जिसने दूसरी कंपनी को हायर करा, जस्ट लाइक सैमसंग ने इन्फोसिस को हायर करा, और वो कंपनी उस कंपनी का पार्ट नहीं है, वो आउटसाइड द कंपनी है, टू परफॉर्म सर्विसेज एंड क्रिएट गुड्स दैट्स ट्रेडिशनली वर परफॉर्म्ड इन हाउस बाय। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि एक हमने प्रैक्टिस है जो हायर कर रही है अनदर कंपनी को, जो उसकी कंपनी से बाहर है, और वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसको, या फिर कोई सामान बना रही है। इवन सामान भी, अपना गुड्स भी कोई इससे बनवा सकती है, और वो सामान जो ट्रेडिशनली वो कंपनी खुद बनाया करती थी, जस्ट लाइक सैमसंग TV बना रही है। अब TV बनाने का काम में उसको आ रही प्रॉब्लम, वो चाहता है कि कुछ TV वो दूसरी कंपनी से बनवा ले, तो एक दूसरी सब्सिडरी कंपनी वो हायर करता है जो उसके लिए एडिशनली TV बनाएगी। तो ये अलग से बनाने वाली कंपनी कहलाएगी हमारी आउटसोर्सिंग, या फिर एडिशनल हेल्पिंग कंपनी कहलाएगी इसकी। चलो अब बात यहाँ पर यह आती है कि आउटसोर्सिंग करी ही क्यों जा रही है। तो आउटसोर्सिंग करने का सबसे मेन कारण होता है कॉस्ट कटिंग मेजर्स, मतलब अपने खर्चे कम करना। ठीक है, अगर किसी कंपनी के खर्चे कम होंगे, ठीक है, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और अपने बेनिफिट को बढ़ाने के लिए ही हर कंपनी चाहती है कि वो आउटसोर्सिंग करे। और आउटसोर्सिंग करने वाली ज़्यादातर कंपनी हमने नोटिस करी है कि वो ITES कंपनी होती हैं, क्योंकि कोई कंपनी अपना ITES का काम ही ज़्यादातर दूसरों को आउटसोर्स करा रहा है। नेक्स्ट इज एसोसिएटेड टर्म्स। तो
इस टॉपिक से हमने क्या एसोसिएटेड टर्म्स देखे। पहला है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। तो एक ऐसी कंपनी जो अपने किसी बिजनेस को, किसी सर्विस को आउटसोर्स कर रही है। बीपीओ हमने देखा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये वो कंपनी थी जिसने किसी बड़ी कंपनी के उसके बिजनेस को आउटसोर्स कराया। ठीक है, आउटसोर्स्ड टू ए सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी। ये एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी कहलाती है। सच सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनीज आर कॉल्ड बीपीओ वेंडर्स और बीपीओ कंपनी। तो ऐसी कंपनी को हम बीपीओ वेंडर या फिर बीपीओ कंपनी भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कैटेगरीज हैं आईटीईएस कंपनीज इंडस्ट्रीज़ की। सो कैटेगरीज ऑफ आईटीईएस इंडस्ट्री, वी हैव टू आईटीईएस इंडस्ट्रीज। फर्स्ट इज़ बीपीओ एंड सेकंड इज़ बीपीएम। अभी बीपीओ और बीपीएम होता क्या है, इसको मैं डिटेल में समझना है क्योंकि ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो बीपीओ अभी हमने ऊपर देखा था, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब एक बड़ी कंपनी का एक किसी एडिशनल काम को, किसी सब्सिडरी काम को जब एक अनदर कंपनी आउटसोर्स करे तो वो कहलाता है बीपीओ। तो आउटसोर्सिंग ऑफ ए स्पेसिफिक सेट ऑफ बिजनेस प्रोसेस एक्टिविटीज़, मेनली सम ऑपरेशनल एंड रूटीन टास्क। तो ये किसी तरह के ऑपरेशनल या रूटीन टास्क को ही करता है। रूटीन टास्क मतलब ऐसा काम जो बार बार कंपनी के अंदर रिपीट हो रहा है यार। और ऑपरेशनल मतलब किसी तरह का फंक्शन, जैसे कि कॉलिंग करना या फिर कंप्लेंट्स लेना या फिर किसी तरह की लोगों से इंक्वायरी लेना। तो ये ऑपरेशनल वर्क्स के अंदर काउंट हो गया। लाइक हम एग्जांपल में देख सकते हैं नीचे, कॉल लॉग्स बनाना, अटेंडिंग या मेकिंग कॉल्स, कॉल लेना या फिर कॉल को बनाना, सेलिंग सामान बेचना, जैसे कोई क्रेडिट कार्ड्स बेच रहा है कोई या इंश्योरेंस बेच रहा है कोई। तो इस तरह की चीज़ें जो हम नोटिस करते हैं कि हमारे पास बैंक से या फिर किसी और जगह से भी काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी होती है, मान लो हमारे पास एलजी से कॉल आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि एलजी कंपनी ही इस कॉल को कर रही है, वो एलजी के बिहाफ पर कोई दूसरी कंपनी उसको कर रही है। तो एलजी तो हो गई हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। ठीक है, हमारे पास कॉल एलजी से आया तो एलजी तो हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, और एलजी के कॉल कर रही है मान लो इन्फोसिस, तो इन्फोसिस हो गई हमारी बीपीओ। तो एक एग्जांपल के लिए मैंने कंपनी का नाम ले लिया है। अब देखेंगे हम बीपीएम, तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है। इट मेनली हैंडल्स अ होल रेंज ऑफ बिजनेस प्रोसेस। तो इसके अंदर कोई कंपनी अपनी पूरे बिजनेस प्रोसेस का कुछ पार्ट किसी कंपनी को असाइन कर देती है। एक कंपनी अपने बिजनेस प्रोसेस का मतलब कि वो पूरा का पूरा प्रोसेस ही किसी दूसरी छोटी कंपनी को या फिर अपनी सब्सिडरी कंपनी को हैंड ओवर कर देती है, और इसके अंदर मेन टास्क होता है या फिर कोर टास्क शामिल होता है, इंक्लूडिंग हाई एंड वंस इन एरियाज सच एज लीगल एंड मेडिकल, इवन कॉम्प्लेक्स टेक्निकल टास्क। मतलब कि वो जो टास्क उसने एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को असाइन करा, एक कंपनी ने अपना काम दूसरी कंपनी को असाइन कराया, और जो असाइन करा गया काम है वो उसका कोर टास्क है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कोर टास्क। तो अगर कोर टास्क ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो बीपीएम इंडस्ट्री है, और अगर यहाँ पर ऑपरेशनल टास्क हो रहा है तो वो बीपीओ है। तो यहाँ पर से भी ध्यान रखना, अगर ऑपरेशनल की बात आती है तो वो बीपीओ है, और यहाँ पर अगर कोर टास्क की बात आती है तो वो बीपीएम है। तो आई होप तुम्हें याद रहेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं बीपीओ इंडस्ट्री। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बीपीओ इंडस्ट्री। सो बीपीओ इंडस्ट्री क्या होती है? तो कॉन्ट्रैक्टिंग अ स्पेसिफिक वर्क प्रोसेस और प्रोसेसेस टू एन एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। मतलब जब एक कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है अपना काम किसी को सौंपना। तो जब अपना काम किसी को सौंपा जाता है, अ स्पेसिफिक वर्क प्रोसेस, तो वर्क का कोई प्रोसेस हो या फिर बहुत सारे प्रोसेसेस हो हमारे पास, और हम उसको एक एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर को सौंप रहे हैं। जैसे एलजी ने अपना काम इन्फोसिस को सौंप दिया तो वो कहलाएगा बीपीओ इंडस्ट्री। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो इसमें बहुत सारी हमारी ऑपरेशनल सर्विसेज आती हैं। अभी ऑपरेशनल सर्विसेज क्या हो गई? जैसे पहला देखेंगे हम कस्टमर इंटरेक्शन सर्विसेज। कस्टमर इंटरेक्शन सर्विसेज हो गया कि हमने कस्टमर को कॉल करना है, उसकी क्वेरी लेनी है
या फिर हमें किसी तरह की उसकी कंप्लेंट सुननी है, या फिर हमें किसी तरह से भी कस्टमर तक अप्रोच करनी है। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। अब फाइनेंशियल और अकाउंटिंग सर्विसेज के अंदर आ गया, जैसे कि हमें किसी कंपनी की सैलरीज मेंटेन करनी है, या फिर उनका क्या हिसाब किताब है वो संभालना है। नेक्स्ट है HR। तो यहाँ पर HR का जो मीनिंग होता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्स। HR मतलब होता है बच्चों ह्यूमन रिसोर्स। अभी ह्यूमन रिसोर्स करता क्या है, ये कंपनी के अंदर रिक्रूटमेंट करता है। रिक्रूटमेंट मतलब कि अगर किसी कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट HR डिपार्टमेंट ध्यान रखता है कि किसी कंपनी को कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, या किसी एम्प्लॉयज़ को हटाना है या किसी एम्प्लॉयज़ को रखना है, वो सारा काम होता है HR का। नेक्स्ट इज़ ई-पब्लिशिंग सर्विस, मतलब चीज़ों को छापना, प्रिंट करना, पब्लिश करना, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में हो, जस्ट लाइक ईमेल करना या फिर किसी न्यूज़ को पब्लिश करना या ब्रॉडकास्ट करना किसी इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट इज़ वेब प्रमोशन सर्विसेज। वेब प्रमोशन सर्विसेज का मतलब होता है कि हमें वेबसाइट्स के थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ वेबसाइट्स वी प्रोमोटिंग आवर सर्विसेज, वेबसाइट्स के थ्रू किसी सर्विस को प्रमोट करा जा रहा है। नेक्स्ट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विस एक इंजीनियरिंग फील्ड का पार्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं अपने पोर्टल्स पर। अब पोर्टल्स जो हैं वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करे जाते हैं। अब इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करने वाले जितने भी पोर्टल्स होते हैं ये सब काम करते हैं एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर। दे वर्क ऑन अ सॉफ्टवेयर, और इन्हीं सॉफ्टवेयर को टेस्ट करा जाता है बाय द हेल्प ऑफ ITES। एक बड़ी कंपनी अपने अलग अलग पोर्टल्स को हमेशा चेक करती है, रूटीन चेक करती है, मेंटेन करती है, और ये सारे काम कहलाते हैं उसके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। नेक्स्ट इज़ हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर रिकॉर्ड्स मेंटेन करा जाता है कि किस तरह का हेल्थ हमारे लोगों को मिल रहा है। जैसे गवर्नमेंट मेंटेन करती है लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड्स, या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने क्लाइंट्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है। तो यहाँ पर चाहे वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना हो या फिर किसी और तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो, तो वो सभी चीज़ हेल्थ केयर सर्विसेज के थ्रू होती है। नेक्स्ट पार्ट इज़ BPO जो है वो सप्लीमेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब होता है सहायक, मतलब एक सहायता करने वाली इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्री को क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। किस चीज़ के अंदर? सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन कंसंट्रेट ऑन इट्स कोर फंक्शन। मतलब एक बड़ी कंपनी है और वो अपना काम कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम का, जस्ट लाइक सैमसंग बना रही है मोबाइल। अब सैमसंग का ध्यान मोबाइल बनाना है तो वो उसका कोर वर्क हो गया। अब अगर सैमसंग कोर वर्क से हटकर कॉलिंग की तरफ ध्यान देगा तो सैमसंग को नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है, अपना कॉलिंग का काम जो है वो एडिशनल कंपनी को दे देता है, किसी दूसरी कंपनी को प्रोवाइड करा दिया उसने काम। तो जो दूसरी कंपनी है दैट कंपनी इज़ BPO। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अपना कोर फंक्शन किसी दूसरी कंपनी को असाइन करना ही BPO संभालता है। नेक्स्ट इज़ 2 मेन टाइप्स ऑफ सर्विसेज। अब 2 तरह की सर्विसेज पाई जाती हैं। पहला होता है बैक ऑफिस, एक होता है फ्रंट ऑफिस। BPO की हम यहाँ पे ध्यान रखना, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर BPO। तो BPO के 2 टाइप्स की सर्विसेज होती हैं। फर्स्ट है इंक्लूड इंटरनल बिजनेस प्रोसेस। इंक्लूड्स इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, जैसे कि बिलिंग करना, परचेजिंग करना, मतलब किसी कंपनी के इंटरनल वर्क्स को संभालना। मतलब वो कंपनी के बाहर का नहीं है, कंपनी के अंदर ही चलने वाली फंक्शंस हैं। फ्रंट ऑफिस क्या होता है? पर्टेन टू द कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज कस्टमर। मतलब कि एक कंपनी है और उस कंपनी के अपने खुद के कस्टमर्स हैं और इसके अंदर उसके कस्टमर्स को डील करा जाएगा। डील्स करने के लिए एक दूसरी थर्ड कंपनी होगी जो कस्टमर से डील करेगी इस कंपनी के बिहाफ पर।
कंपनी ए के कस्टमर को कंपनी बी डील कर रही है कंपनी ए के बिहाफ पर। सो दिस इज़ फ्रंट ऑफिस, दिस वर्क इज़ फ्रंट ऑफिस। अच्छा, मैं आपको दूसरी तरह से समझाता हूँ। यूएसए के अंदर एक कंपनी है, मान लो कंपनी ए, और इंडिया के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है कंपनी बी। अब यूएसए जो है वो अपना कस्टमर प्रोसेस असाइन कर देता है कंपनी बी को। इसका मतलब अगर कंपनी बी कस्टमर के पास कॉल करती है तो वो नाम किसका बताएगी? वो बोलेगी हम यूएसए की कंपनी ए हैं। तो उसका मतलब कंपनी बी का कोई नाम ही नहीं होता, ये कंपनी बी सिर्फ यूएसए के लिए काम कर रही है, यूएसए की कंपनी ए के लिए काम कर रही है। तो ये फ्रंट ऑफिस का काम है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज कॉल सेंटर्स। तो अब यहाँ पे कॉल सेंटर्स क्या होते हैं? तो कॉल सेंटर समझते हैं। BPO इंडस्ट्री मेनली वर्क्स बाय इस्टेब्लिशिंग कॉल सेंटर्स फॉर मेनी सर्विसेज इट प्रोवाइड्स सच एज कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर फीडबैक या सेलिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर कहने का मतलब सीधा सा ये है कि BPO जो इंडस्ट्री है वो अपने कस्टमर्स को डील कर रही है बाय द हेल्प ऑफ कॉल। तो कॉलिंग के थ्रू कस्टमर्स को डील करना और सर्विसेज प्रोवाइड कराना, जैसे कि कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना हो गया, बातचीत करनी हो गई, कस्टमर का फीडबैक लेना हो गया। जैसे तुमने किसी कंपनी ने किसी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करी और उस सर्विस का फीडबैक लेना हो गया, या फिर सेलिंग सर्विसेज हो गए जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, या फिर किसी और तरह का इंश्योरेंस वगैरह सेल करना हो गया। नेक्स्ट इज कॉल सेंटर क्या होता है? ये एक सर्विस सेंटर है जिसके पास अच्छी टेलीकॉम फैसिलिटीज़ हैं। टेलीकॉम फैसिलिटीज़ मतलब फ़ोन कॉलिंग फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं इसके पास, दूर तक पहुंच इनकी बहुत अच्छी है। ट्रेंड कंसल्टेंट्स मतलब इनके पास जो बात करने वाले एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अच्छी तरह से ट्रेंड है, उनको पता है किस तरह से बात करी जाती है, कस्टमर को कैसे अपनी बात समझानी है। और इनके पास इंटरनेट का अच्छा खासा एक्सेस है। इंटरनेट यहाँ पे बहुत अच्छी तरह फैसिलिटी में काम करता है क्योंकि इनका ज़्यादातर वर्क इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है। और भी ऑनलाइन सर्विसेज इनके पास इंफॉर्मेशंस होती हैं। अब देखो कॉल हमारे पास टेलीफोन कॉल्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ टेलीफोन कॉल्स। फर्स्ट इज़ इनबाउंड एंड सेकंड इज़ आउटबाउंड। अगर कस्टमर कॉल कर रहा है गेटिंग इन्फॉर्मेशन, इनबाउंड हो गया। मतलब कि अगर एक कस्टमर, मान लेते हैं ये कौन है? कस्टमर। अब कस्टमर जो है वो जियो का कस्टमर है और वो कॉल करता है जियो सर्विस सेंटर पर, वो कॉल कर रहा है सर्विस सेंटर पर। तो सर्विस सेंटर पर जो उसने कॉल करी एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो ये जो कॉलिंग है ये कहलाएगी इनबाउंड कॉलिंग। दोबारा समझते हैं। अगर एक कस्टमर सर्विस सेंटर को कॉल करता है और वो इन्फॉर्मेशन चाहता है किसी तरह की, तो दिस इज़ इनबाउंड सर्विसेज। तो आई होप इनबाउंड समझ में आया होगा सबको अच्छी तरह से। नेक्स्ट इज़ आउटबाउंड सर्विसेज। आउटबाउंड सर्विसेज में क्या होता है कि एक कॉल सेंटर है, वी हैव अ कॉल सेंटर, और इस कॉल सेंटर का एक एग्जीक्यूटिव अपना कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए कस्टमर को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर कस्टमर कॉल कर रहा था इनबाउंड के अंदर, जबकि आउटबाउंड के अंदर कस्टमर को कॉल करी जा रही है। जस्ट लाइक इन्हें कोई इंश्योरेंस बेचना है, या फिर इन्हें कोई कार्ड बेचना है, या फिर इन्हें अपनी कोई स्कीम बेचनी है। तो ये हो गया हमारा इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉलिंग। चलो अब हम देखते हैं एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज़ BPO वेंडर्स। अब BPO वेंडर क्या होते हैं? तो BPO वेंडर हमारे पास 3 तरह के होते हैं और ये डिपेंड करता है किस पर, BPO की लोकेशन पर। जस्ट लाइक ऑफ शोर, नियर शोर और ऑन शोर। तो इसको मैंने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। आई होप सबको इजीली समझ में आए। तो फर्स्ट इज़ ऑफ शोर वेंडर। ऑफ शोर वेंडर मतलब क्या होता है? लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज़ और द कंपनीज ऑन कंट्री। मतलब एक US की कंपनी है और उसने एक BPO साइन करा जो उसकी कंट्री में नहीं है, जो मान लो इंडिया में है।
तो ये कंपनी, इंडियन कंपनी जो बीपीओ की सर्विस प्रोवाइड कर रही है यूएसए को, तो ये कहलाएगी ऑफशोर वेंडर। ठीक है बच्चों, बहुत आसानी से क्लियर हम समझ पा रहे हैं डायग्राम से। नेक्स्ट इज नियर शोर वेंडर। व्हाट इज़ नियर शोर वेंडर? कि अब ये इंडियन कंपनी है मान लो कोई, और इंडियन कंपनी के नियर मतलब उसकी लोकेलिटी के पास ही, उसकी बाउंड्री के आसपास एक दूसरी कंट्री हो, जैसे कि नेपाल। नेपाल इसकी नेबर कंट्री है। तो नेपाल अगर किसी तरह की सर्विस इंडिया को प्रोवाइड करा रही है तो वो कहलाएगा नियर शोर वेंडर। तो बिल्कुल इजी शब्दों में, जब नेबरिंग कंट्री कोई सर्विस प्रोवाइड कराती है तो वह कहलाता है नियर शोर वेंडर। और नेक्स्ट इज ऑन शोर वेंडर। अभी ऑन शोर वेंडर क्या होता है? लोकेटेड इन द सेम कंट्री ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, मतलब जिस कंपनी ने काम कराना है और बीपीओ भी उसी कंट्री की ही कंपनी का होगा। जैसे एक इंडियन कंपनी है और बीपीओ भी इंडियन कंपनी का ही है, तो सेम कंट्री और दोनों कंपनी, कॉन्ट्रैक्टिंग भी और बीपीओ भी दोनों सेम कंट्री के अंदर हैं, तो वो कहलाता है ऑन शोर वेंडर। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास है बीपीएम इंडस्ट्री। सो बीपीएम इंडस्ट्री क्या होता है बच्चों? सो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बीपीएम इंडस्ट्री वो होती है जो अपना कोर टास्क किसी बीपीओ से कराती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दे रखा है कि ऐसी कंपनी जो अपने कोर टास्क को करवाती है किसी एडिशनल कंपनी से। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे, नॉट द ऑपरेशनल टास्क। ऑपरेशनल टास्क नहीं कराता। ऑपरेशनल टास्क अगर कराएगा तो ये बन जाएगा बीपीओ, लेकिन यहाँ पे बीपीओ नहीं है, यहाँ पर है बीपीएम, तो एक कोर टास्क कराएगा। इट वर्क्स टू इम्प्रूव ऑर्डर, insight and efficiency of the collective workflow within the business process of the contracting company। मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी की चाहे एफिशिएंसी हो, चाहे कलेक्टिव वर्कफ्लो हो, या फिर बिजनेस प्रोसेस हो, ये कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी बहुत स्मूथली कर सके, उसको किसी तरह की समस्या ना आए अपनी एफिशिएंसी में, कलेक्टिव वर्क में, या फिर बिज़नेस के प्रोसेस के अंदर। इसलिए वो अपने काम को बीपीएम के साथ, किसी दूसरी इंडस्ट्री के साथ बांट देती है, शेयर कर लेती है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम कुछ। बैक ऑफिस ट्रांजैक्शंस। बैक ऑफिस हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि ऐसे काम जो कंपनी के खुद के होते हैं, किसी बाहर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना उसको। आईटी एंड सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस हो गए। आईटी और सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस मतलब हो गए, कंपनी का कोई पोर्टल चल रहा है या कंपनी किसी इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू कोई सर्विस प्रोवाइड करा रही है, तो उस फंक्शंस को देखना। या नॉलेज सर्विसेज, जैसे कि केपीओ बोलते हैं जिस चीज़ को, कि नॉलेज प्रोसेस को आउटसोर्स कर देना। नॉलेज के लिए नॉलेज मतलब हो गया सर्वे करना या किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये हमारे सर्वे के अंदर आ जाएगा। चलो अब हम आगे चलेंगे। नाउ वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ बीपीएम। अब जो बीपीएम होता है, ये 3 तरह के हम इसके अंदर इंडस्ट्री पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ एमएनसी। एमएनसी हम कई बार सुनते हैं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी ही एमएनसी होती है, इसकी फुल फॉर्म है ये। अब मल्टीनेशनल कंपनी से नाम से इस बात चल रहा है, मल्टी मतलब बहुत सारे और नेशन मतलब देश। तो एक ऐसी कंपनी जिसका हेड ऑफिस एक कंट्री में हो और उसकी ब्रांचेस हर कंट्री में हो, मतलब वो लगभग सभी कंट्रियों के अंदर अपना काम कर रही हो। तो अ कंपनी हैव हेड क्वार्टर इन मोर देन 1 कंट्री, ऑपरेट इन मल्टीपल नेशंस, जो बहुत सारे देशों के अंदर काम कर रही है। और हम बात करें आज के टाइम पर, भारत के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो हम मल्टीनेशनल कह सकते हैं, और भारत की भी बहुत सारी कंपनी मल्टीनेशनल्स हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे भारत की टाटा हो गई, या फिर रैनबैक्सी हो गई, या फिर थोड़ी देर पहले हमने इन्फोसिस का एग्जांपल लिया, इन्फोसिस है। ये इंडिया की ऐसी कंपनीज़ हैं जो मल्टीनेशनल हैं, मतलब कि दे आर नॉट सब्जेक्टेड ओनली टू इंडिया, दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो इंडिया के अलावा भी विश्व की दूसरी जगहों पर यह पाई जाती है। तो मल्टीनेशनल कंपनी बिल्कुल सरल भाषा में हम समझ चुके हैं कि ऐसी कंपनी जो इंडिया के अलावा भी कई देशों में हो। दूसरा हमारे पास है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, ISP। तो कंपनीज हैव हेड क्वार्टर्स इन इंडिया बट ऑफिसेज एट मैनी इंटरनेशनल लोकेशंस। तो ISP मतलब हो गया एक ऐसी कंपनी जो हेड क्वार्टर जिसका इंडिया में हो,
लेकिन उसकी ब्रांचेस, उसके ऑफिसेस वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में। तो ऑपरेट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बोथ, मतलब ये भारत और भारत के बाहर भी देशों में काम करती है। नेक्स्ट वन वी हैव ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। सो ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स क्या होते हैं ये? तो ग्लोबल इन हाउस सेंटर को देखेंगे, GIC हम इसे कहते हैं, बाय कंपनी। सो GIC मतलब हो गया एक बड़ी कंपनी जो अपनी सब्सिडरीज कंपनी बनाए। सो GIS हम समझते हैं सब्सिडरी कंपनी बनाना, मतलब कि मान लो ये एक कंपनी है और ये कंपनी अपनी ही दूसरी कंपनी, सेम कंपनी बनाती है किसी दूसरी जगह पर, और ऐसी ही एक और कंपनी बनाई इसने तीसरी जगह पर। अब ये दोनों कंपनियां जो हैं काम वही कर रही हैं, कंपनी सेम है। जस्ट लाइक दिस इज़ ऑल्सो सैमसंग, इट इज़ ऑल्सो सैमसंग एंड इट इज़ ऑल्सो सैमसंग। ये ऑल आर सैमसंग, बट इसकी मेन ब्रांच ये है और ये इसकी सब्सिडरी ब्रांचेज हैं। दिस इज़ मेन ब्रांच एंड दिस इज़ सब्सिडरी ब्रांच। तो ये कहलाएगी GIC, मतलब ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। चलो आगे चलते हैं फिर हम। नाउ वी विल सी एप्लीकेशंस ऑफ IT। एप्लीकेशंस ऑफ IT का मतलब होता है कि IT को हम कहाँ कहाँ देख पा रहे हैं। तो पहला हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ IT इन बिजनेस। अब बिजनेस के अंदर चाहे वो पे रोल कैलकुलेशन हो, मतलब लोगों की सैलरीज बनाना हो, बजटिंग, बजट मतलब उनकी इनकम और उनका एक्सपेंस का बैलेंस करना हो, या फिर सेल्स एनालिसिस, मतलब उनका टोटल परचेज या उनकी टोटल सेल कैलकुलेट करना हो, उसका बैलेंस बनाना हो। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, कि कंपनी घाटे में जा रही है, फ़ायदे में आ रही है, किस चीज़ में आ रही है, फाइनेंशियली वो किस तरह से आने वाले फ्यूचर में, फोरकास्ट मतलब हो जाता है बच्चों फ्यूचर से जुड़ा हुआ, कि उनका फाइनेंशियल टर्म फ्यूचर में कैसा होगा। नेक्स्ट, मैनेजिंग एम्प्लॉय डाटाबेस। तो एक कंपनी को अगर बिजनेस से रिलेटेड अपने एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो वो IT की मदद ले सकता है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स का मतलब होता है कि किसी कंपनी को अपने मार्केट के शेयर्स, स्टॉक्स मतलब होता है बच्चों शेयर, शेयर मतलब होता है कि कंपनी के प्रॉफिट का पार्ट। तो मेंटेनेंस करना स्टॉक्स को, कितने बेचने हैं, कितने ख़रीदने हैं, कितने का देखना है। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक कस्टमर इंटरेक्शंस। ऑटोमेटिक कस्टमर इंटरेक्शंस का मतलब हो गया कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कस्टमर्स की ऑटोमेटिकली कंपनी के पास पहुंचती रहे। तो बेटा आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक कस्टमर इंटरेक्शंस ये हमने कई बार देखा है कि कई बार हमारे पास अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के पास से कॉल आती है या फिर हमारे बैंक से कॉल आती है और उसके अंदर एक आवाज़ तो होती है, मतलब वो प्री रिकॉर्डेड आवाज़ है, प्री रिकॉर्डेड वॉइस है, और वो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रही है या फिर हमसे कोई प्रेस करने के लिए बोल रही है। जस्ट लाइक मैंने फ्लिपकार्ट पर कोई प्रोडक्ट बुक करा और फ्लिपकार्ट से मेरे पास एक कॉल आती है जिस कॉल के अंदर वो कंफर्म कर रहे हैं कि आपने ही अगर प्रोडक्ट ख़रीदा है तो आप 1 दबाएं या 2 दबाएं। तो इस तरह से ये हमारे पास जो कॉल आई ये ऑटोमेटिक कस्टमर इंटरेक्शन रिस्पॉन्स है, मतलब वो किसी इंसान ने नहीं करी, वो IT की मदद से ऑटोमेटिकली प्री जनरेट हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक कस्टमर इंटरेक्शन एंड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट इज मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। तो इलनेस डायग्नोस करना हो, जैसे आजकल बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, उन मशीनों को जैसे MRI की मशीन हो गई, ठीक है, या फिर CT स्कैन की मशीन हो गई। अभी जो बड़ी मशीन देखते होगे तुम, ये बहुत सारा IT इनेबल्ड होती है, ये मैनुअल नहीं है, ये
कंप्यूटर की मदद से, सॉफ्टवेयर्स की मदद से काम करती हैं, फंक्शंस करती हैं। तो ये इलनेस डायग्नोस करती हैं किसी की, तो यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि आईटी की ज़रूरत पड़ रही है। नेक्स्ट इज़ डायग्नोसिंग रिपोर्ट। अब हम देखते हैं कि जब कई बार हम जैसे कोई अल्ट्रासाउंड कराते हैं, यूएसजी करा रहे हैं हम, तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उसकी जो रिपोर्ट होती है वो प्रिंटेड फॉर्म में हमको मिलती है, और प्रिंटेड फॉर्म में जो रिपोर्ट है वो सब कुछ प्रिंट नहीं करा जाता, वो पहले से प्रिंट होता है। बस हमारे जो इन्फ्रेंस होते हैं उसके, उन इन्फ्रेंसों को स्पेशल प्रिंट करा जाता है, बाकी सब चीज़ उसके अंदर प्री डिसाइडेड होती है। तो इस चीज़ की, इस तरह की जो हम रिपोर्ट्स डायग्नोस कर रहे हैं, तो वो उसके लिए भी हमें आईटी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज़ मॉनिटरिंग पेशेंट्स। अब कोई हॉस्पिटल है या फिर कोई संस्था है जो पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स को मॉनिटर करना चाहता है, तो आईटी की मदद ले सकता है। सर्जरी भी आजकल हो रही है, जैसे कि लेज़र ऑपरेशंस होते हैं। अब लेज़र ऑपरेशंस के अंदर भी आईटी की मदद पड़ती है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर की मदद पड़ती है। नेक्स्ट इज़ और भी बहुत सारे यूज़फुल टूल्स हैं जहाँ पर जैसे कि वर्चुअल पेशेंट्स या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स को ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर भी वो आईटी की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर आईटी की मदद कैसे ली जाती है, जैसे कि ईमेलिंग करनी हो, चैटिंग करनी हो, ऑडियो या वीडियो कॉल करनी हो इंटरनेट पर, तो हम देखते हैं हमारे पास ये सारी कम्युनिकेशंस के अंदर फैसिलिटीज़ आईटी की मदद से मिल पाती है, हम खुद करते हैं। सोशल मीडिया हो, फेसबुक है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, नेटवर्किंग है, हम जुड़ पा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंसिंग मतलब होता है कि एक व्यक्ति स्टार्ट करता है और बहुत सारे व्यक्ति उससे जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ मोबाइल कंप्यूटिंग। हम मोबाइल की मदद से चीज़ों को कंप्यूट कर रहे हैं या मीडिया का सहारा ले रहे हैं। मीडिया भी आजकल टोटली आईटी बेस्ड हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट इज़ एजुकेशन एंड रेफरेंस, जैसे कि टीचिंग एड्स। टीचिंग एड जैसे कि मान लो मैं अभी इस वक्त मोबाइल की सहायता से पढ़ा रहा हूँ और यूट्यूब पर मैं वीडियो समझा रहा हूँ, तो ये एक तरह का आईटी की हेल्प से मैं टीचिंग एड इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑनलाइन टीचिंग भी इसी को कहूँगा मैं, कि असेसमेंट के थ्रू मैंने तो ऑनलाइन टीचिंग करी। तो मैं वर्चुअल लाइब्रेरीज़ मतलब होता है कि ऐसी लाइब्रेरी जो फिज़िकली नहीं है, बट हमने उसके डाटा को, हमने उन बुक्स को पीडीएफ्स की फॉर्म में हमने उनको ई बुक्स में कन्वर्ट कर दिया और लोगों को प्रोवाइड करा दी मोबाइल पर, टीवी पर या फिर किसी और चीज़ पर। नेक्स्ट इज़ डेमोन्स्ट्रेशंस मतलब होता है अपने आप को रिप्रेजेंट करना। आईटी की मदद से बहुत से लोग बहुत अच्छी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन ले पा रहे हैं, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं। रिमोट एरियाज़ मतलब होता है जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, वहाँ एजुकेशंस नहीं है, वहाँ स्कूल नहीं है, लेकिन वहाँ इंटरनेट की सहायता से वो मोबाइल से, टीवी से पढ़ पा रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन ले पा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ रिसर्च पर्पस। रिसर्च के लिए भी आईटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे डाटा होते हैं जो हमारे इंटरनेट पर सेव रहते हैं, हम उसकी मदद से रिसर्च भी कर पाते हैं और अपनी रिसर्च भी अपलोड कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ साइंस रिसर्च एंड इंजीनियरिंग। तो एनालाइज करना डाटा को, जैसे डाटा से अलर्ट्स लेना हमको कि हमने कितना डाटा स्टोर करा, या फिर हमें किसी तरह का अलर्ट चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बैरियर मिले। नेक्स्ट इज़ वेदर प्रेडिक्ट। हम वेदर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जानते मोबाइल के अंदर आ जाता है कि भाई कल बारिश होएगी। ये डाटा कौन एसेस करता है? फिज़िकली नहीं होता, ये कंप्यूटर्स के थ्रू होता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर की मदद से डिज़ाइन करना, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना, या फिर हम ग्रहों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो भी हम आजकल बहुत आसानी से कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लॉ इन्फोर्समेंट। अब कानून के अंदर कैसे मदद करेगी आईटी? तो डाटा एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशंस करना। किसी इंसान के रिकॉर्ड, मतलब कोई क्रिमिनल है और उस क्रिमिनल के हम उसके रिकॉर्ड्स को हम मेंटेन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ आईटी। उसको क्या सज़ा सुनाई गई, कब कब के उसको लॉकअप जाना पड़ा, सब चीज़ मेंटेन कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इज़ पैटर्न मैचिंग। जैसे कि डीएनए हम किसी का मैच करना है, कोई क्लेम कर रहा है कि भाई मैं इस अमीर आदमी का बेटा हूँ या उसका बच्चा हूँ, तो उसका डीएनए मैच करने के लिए हमें आईटी की मदद पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर्स के थ्रू डीएनए मैच होता है। नेक्स्ट इज़ हाई स्पीड कैमरास। जैसे ट्रैफिक आज के टाइम पर देखते हैं,
ट्रैफिक चालान्स हो जाते हैं, तो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं आईटी की मदद से हम। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। अब सरकारी सर्विसेज जैसे कि आईटी रिटर्न भरना हो गया या गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स लेने हो गए, ये भी हम आईटी की मदद से कर पाते हैं। इकोनॉमी रेट जैसे कि हमारे देश की जीडीपी हो गई, ग्रोथ हो गई, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए भी आईटी की मदद ली जाती है। टैक्स प्रोसेसिंग, आजकल देखते हैं हम बहुत सारे लोग अपना टैक्स ऑनलाइन भर पा रहे हैं, उन्हें फ़िज़िकल ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ बजटिंग। बजटिंग मतलब हो गया इनकम की स्टडी करना है, एक्सपेंसेस की, मतलब कि क्या उन्होंने कमाया और क्या उन्होंने खर्च करा। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं हम, किसकी मदद से? आईटी की मदद से। और नेक्स्ट इज़ हम रिकॉर्ड कीप करने में मदद लेते हैं आईटी की, और सेंसस में भी आईटी की मदद ली जाती है। सेंसस मतलब होता है बच्चों जनगणना। जनगणना मतलब जनता की गिनती होती है। अब इस गिनती के अंदर सिर्फ नंबर नहीं काउंट करे जाते, ये भी काउंट करा जाता है कि कितने लोग एजुकेटेड हैं उसमें, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं उसके अंदर। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के रिकॉर्ड्स हम सेंसस के अंदर डाल सकते हैं आईटी की मदद से। सो इट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप सबको बड़ा ही अच्छा लगा होगा स्टार्टिंग हमारी नए टाइप की आईटी के सेशन की। तो सभी को अगर अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने पढ़ाए हुए मेथड्स को दूसरे बच्चों तक पहुंचा पाऊं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।